तो स्टार्ट करें। यस, कल का रिवाइज करेंगे एक बार फटाफट। ड्यूटीज आर चार्ज्ड ऑन इंपोर्टेड एज वेल एज सम ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स बाय वे ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी या एड वैलोरम। स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेस करो तो, इतने वेट का परचेस करो तो वगैरह। एड वैलोरम इज वैल्यू का इतना एडिशनल परसेंटेज। अब वैल्यू का एडिशनल परसेंटेज तो हम एड वैलोरम में देखेंगे वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है। फिर हम नीचे गए असेसिबल वैल्यू निकालने के लिए। असेसिबल वैल्यू मतलब, वेरी गुड, इसके बाजू में लिख दो CIF। CIF के ऊपर आप लगाते हो क्या कस्टम्स? इनको टर्म्स में सबसे पहला एक्स फैक्ट्री, जो उसके फैक्ट्री गेट तक का प्राइस है। FAS इज कॉस्ट एट विच एक्सपोर्ट गुड्स आर डिलीवर्ड टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। फिर उसके बाद में हमने बोला कि अरे अभी ऊपर चढ़ाने का कॉस्ट वो ऐड कर दिया तो FOB बन गया। FOB उनके यहाँ का फाइनल प्राइस निकलने के पहले का, प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऐड हो गया तो अपना CIF बन गया। इसमें अगर कुछ भी एडिशनल एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं बाहर हो रहे हैं रूल 10 के हिसाब से, जो अपन ने कल देखा था, वो भी आपके FOB में ऐड होएंगे। यस, जो बाहर हो रहे हैं वो, और जो इंडिया में भी हो रहे हैं बट कंडीशन फॉर सेल है वो भी ऐड होएगा। तो रूल 10 का पूरा वैल्यूज आपके FOB का पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने बोला इंश्योरेंस और फ्रेट, इसमें अपन ने कैटेगरी बनाया। फ्रेट, अगर एयर फ्रेट है तो आप क्या करोगे? 20% ऑफ FOB और एक्चुअल, विच एवर इज लोअर। वेसल है तो सबसे पहला प्रायोरिटी एक्चुअल, नहीं दिया है तो 20% ऑफ FOB। सेम व्हीकल, एक्चुअल नहीं दिया है तो 20% ऑफ FOB। प्लस इंश्योरेंस एयर वाटर रोड कुछ भी हो, एक्चुअल हो नहीं दिया हो तो वेरी गुड 1.125% ऑफ FOB। मार्कर है क्या आपके पास? है? आपके नोटबुक के, ये कस्टम्स वाली बुक है ना, एकदम कवर पेज पे जाओ। हाँ, वहाँ पे लिखो वैल्यूएशन फ्रेट प्लस इंश्योरेंस। फ्रेट के नीचे ये लिखना एयर वेसल व्हीकल, CIF नहीं, इंश्योरेंस के नीचे लिखना एयर वाटर रोड। इंश्योरेंस इधर लिखना सर्कल में हाईलाइट करके। डन, ठीक है। इसके बाद हमने बोला द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स referred to in clause A includes the ship demurrage charges on chartered vessels, lighterage and barge charges। बराबर, ये जो है FOB के बाद होते हैं, ठीक है। तो FOB में तो ऐड नहीं करेंगे, उधर से तो निकल गए गुड्स, बट शिप कहीं पे खराब हो गया, कुछ हो गया, अपने कंट्री तक लाने में लगता है
अपने कंट्री में जैसे ही आ गया वो छोटे छोटे शिप में अपन उसको पे कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन पे कर रहे हैं, फिर भी अपन इंक्लूड करेंगे क्या इसको CIF में? यस, डेमरेज लाइटरेज चार्जेस इंक्लूड करेंगे, बट लोडिंग अनलोडिंग ये सारा चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन हो रहा है तो नहीं। लॉजिक क्यों समझना ऐसा? डेमरेज लाइटरेज ये सारे जो चार्जेस है ना, आपकी शिप कंट्री में आते आते इधर से निकल गई, कंट्री में आते आते कहीं पे अटक गई, ठीक है। अब अटकने के बाद आपकी इधर आई, इधर आपने उसको पे करा, बराबर। तो हम बोला है एट द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन भी पे करा तो इंक्लूडेड, क्योंकि सर्विस तो इधर पे ली हुई है। अब अगर मैं लोडिंग अनलोडिंग इधर पे करा रही हूँ, इधर तो लोडिंग अनलोडिंग हो ही नहीं रहा है, बीच रास्ते में थोड़ी ना होएगा, फ्रेट का तो हम ऐड कर ही रहे हैं। अगर मैं एट द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन लोड कराऊँ अनलोड कराऊँ और डिपार्टमेंट बोलते हैं अरे तुमने लोडिंग अनलोडिंग कराया, दो वैल्यू कस्टम्स ड्यूटी हमको इस पर, तो गलत हो जाएगा। तो हमने बोला एट द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, इस पे कस्टम्स ड्यूटी ऐड नहीं होएगा, ये CIF में आप ऐड नहीं करोगे, बराबर। अगर एट द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन हुआ तो करेक्ट। बट अगर वही लाइटरेज डेमरेज ये चार्जेस रहे तो करोगे, बराबर। ये बनाना है क्या कहीं पे? नेक्स्ट पार्ट हमने देखा कन्वर्जन डेट के बारे में। कन्वर्जन रेट और कन्वर्जन डेट, ठीक है। कन्वर्जन डेट जो है हम लोग का कन्वर्जन इनटू INR, कौन सा डेट रहेगा? अगर इंपोर्ट है तो बिल ऑफ एंट्री का डेट, बराबर। और अगर एक्सपोर्ट है तो शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट का। ओनली CBIC का रेट विल बी कंसिडर्ड। ये कन्वर्जन रेट है, एक्सचेंज रेट है, बराबर। एक्सचेंज करने पे एक ही फिगर है, बिल ऑफ एंट्री लेटर वेटर कुछ नहीं है। बट जब ड्यूटी चार्ज करोगे तब वो होम कंजम्पशन के लिए कब क्लियर हो रहा है? जब वो अपने पास आ रहा है तब आना चाहिए, तब इसलिए हम क्या देखेंगे? बिल ऑफ एंट्री, और जब वो एक्चुअल में आया विच एवर इज लेटर, करेक्ट। जब आ गया उस दिन का कन्वर्जन रेट, बिल ऑफ एंट्री, बराबर। यस, ये दोनों नोट्स वही बोलती है जो अपन इधर पे टेबल बनाया है, परफेक्ट। इधर तक हमने कल पढ़ा था। इसके बाद में रूल्स देखे थे, रूल 10, रूल 3, रूल 12। Rejection of declared value. PO has doubts on the truth accuracy of value declared. PO may ask the importer to furnish information including documents or other evidence. अगर रिसीव कर लेता है वो और सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से रूल्स निकालेगा, मतलब रूल्स के हिसाब से वैल्यूएशन निकालेगा। और अगर नहीं होता है तो वो खुद से वैल्यू निकालेगा। रूल 3 छोड़ के 4 to 9 में, यस। imported नहीं, importer can request the grounds of doubt in writing। क्लियर है? 10 में हमने दो पार्ट्स बनाए, एक तो मैंडेटरी में इंश्योरेंस और फ्रेट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया,
फर्स्ट पार्ट में हम बोल रहे हैं ओनली इन केसेस वेयर इट इज इनकर्ड कमीशन और ब्रोकरेज एक्सेप्ट फॉर बाइंग कमीशन। कंटेनर रिटर्नेबल है तो, बट रिटर्नेबल नहीं है तो इंक्लूडेड। पैकिंग चार्जेस, लेबर ने पैक करा, मटेरियल का चार्जेस प्लस लेबर का चार्जेस इंक्लूडेड। मटेरियल, टूल्स, डाइस, मोल्ड्स सप्लाइड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। मटेरियल आ रहा है नहीं आ रहा है, वापस जो आपका क्वेश्चन था उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमने भेजा जिससे वो बना रहे हैं और उनका कुछ पैसा लिया तो ठीक, नहीं पैसा लिया तो ऐड होएगा। अच्छा, और अगर पैसा लिया पर पार्ट कंसिडरेशन लिया तो जो अदर हाफ रिमेनिंग है वो लेना पड़ेगा। इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्टवर्क, डिज़ाइन वर्क, प्लान, स्केचेस प्लस नेसेसरी है प्रोडक्शन के लिए तो ही, हाँ। अगर ये इंडिया में हुआ तो नॉट इंक्लूडेड, इंडिया के बाहर हुआ इंक्लूडेड। तो नो के बाजू में आउटसाइड इंडिया लिख दो, दैट इज आउटसाइड इंडिया। रॉयल्टी एंड अदर चार्जेस, अगर ये कंडीशन है फॉर सेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स तो यस, अदरवाइज नो। मटेरियल, कंपोनेंट, पार्ट्स एक्सेट्रा फॉर प्रोडक्शन एंड इंपोर्टेशन इंक्लूड होएगा। परफेक्ट, आगे बढ़े। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना रूल नंबर 3। Determination of the method of valuation. Subject to Rule 12, the value of imported goods shall be the transaction value adjusted in accordance with Rule number 10. तो ओरिजिनली आप कैसे निकालोगे? 3 + 10। अगर 12 का अपने को कंटिन्यू करने बोल रहा है 12, तो मतलब सब्जेक्ट टू 12 को रिस्पेक्ट देंगे, 3 + 10 के हिसाब से निकालेंगे। लिख दो रूल नंबर 3 हेडिंग। नहीं देख लो, सब्जेक्ट टू रूल नंबर 12 बराबर हम क्या बोलेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू, ये रूल 3 बोलता है ट्रांजैक्शन वैल्यू बराबर adjusted in accordance to
simple. Provided that there are no restrictions, value of imported goods under sub rule 1 shall be accepted. और sub rule 1 में जो आप value निकालोगे it shall be accepted provided that there are no restrictions as to the disposition of use of goods by the buyer other than restrictions which, जो बायर है, अगर आपने मेरे से एक पेंसिल खरीदी, अब वो आपकी हो गई, ठीक है। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे उसको यूज़ करने का। आप लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो, आप उसको फेविकॉल में डिप करके यूज़ कर सकते हो, आप उसको पेंट करके कहीं पे चिपका सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो। आर इम्पोज्ड, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस एज टू द डिस्पोजिशन और यूज़ ऑफ द गुड्स बाय द बायर अदर देन रिस्ट्रिक्शंस विच आर, अदर देन ये रिस्ट्रिक्शंस हम लोग बोल रहे हैं। एज सच आपको वो पता है क्या, वाइटनर होता है, वाइटनर का सोल्यूशन होता है, वो यूज़ करते हैं उसको मिटाने के लिए। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको यूज़ करो, आप उसको गलती से फेंक दो, कुछ भी कर दो, बट अगर लीगल रिस्ट्रिक्शंस है तो वो फॉलो करना पड़ेगा हमको। जैसे उससे ना नशा होता है, आपको कमलेश पता है क्या? नहीं पता? डुन डुन डुन, नो डुन डुन, ओके। इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुआ था ये वीडियो। एक बच्चा था 9-10 साल का, वो हैंकरचिप में डाल के उसको उससे नशा करता था, ठीक है। तो उस पर इम्पोजिशन लगा दिया कि ये जो है इससे आप नशा नहीं कर सकते हो। तो जब ये कर रहे हो तो वो नहीं करना चाहिए बायर ने, जब रिस्ट्रिक्शन लग गया तभी। इट इज़ इम्पोज्ड और रिक्वायर्ड बाय लॉ और बाय द पब्लिक अथॉरिटीज़ इन इंडिया। गुजरात वैसे तो ड्राई स्टेट है, अल्कोहल बैन है उधर पे, बट अगर कुछ मेडिसिन रही जिसमें अल्कोहल रहे या ऐसा कुछ तो चलेगा क्या? यस, तब उनको बोल दिया जाएगा कि इसमें से आप नशा मत करना। लिमिट द जोग्राफिकल एरिया, कई बार ऐसा होता है हम कोई गुड्स बेचते हैं तो हम लिमिटेड एरिया में बेचते हैं, हम अपने बायर को बोलते हैं कि तुम खाली ये एरिया में बेच सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो हम बोल सकते हैं तुम खाली ये एरिया में बेचोगे। और डू नॉट सब्सटेंशियली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुड्स, ऐसे रिस्ट्रिक्शन है जिससे वैल्यूएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे यूएसए से मोबाइल फ़ोन आता है इंडिया में, वो बोलेगी कि आप चाइना को नहीं भेज सकते हो, हम उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो इंडिया वाला चाइना को भेजेगा क्या? नहीं। जोग्राफिकल बैरियर्स चलेंगे क्या? यस। चुटर मुटर रिस्ट्रिक्शंस है जिसमें वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं पेंसिल जो है ना, इसको शार्प करके यूज़ करना, नहीं तो यूज़ नहीं कर पाओगे। ये रेस्ट्रिक्शन डाल के या कुछ करके कुछ वैल्यू पे इम्पैक्ट आया है क्या? नो। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस चले गया, आंसर इज यस। एज सच वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, जहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, except imposed by law, number 2, geographical limit लिखो, number 3, छोटू मोटू, no impact on
नो मेजर इम्पैक्ट ऑन वैल्यू. सिंपल. बी क्या बोलते हैं? The sale or price is not subject to some condition or consideration for which a value cannot be determined in respect of the goods being valued. कोई कंडीशन लगा के रखी है हमने जो कंडीशन का वैल्यू ही नहीं है. ठीक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं. फ्री ऑफ चार्ज होने चाहिए वो गुड्स. कंडीशन विदाउट वैल्यू डिटर्मिनेशन या कंडीशन जिसका वैल्यू डिटरमाइन करना है नॉट इजी. बराबर. नेक्स्ट क्या है? ये मिस्टर ए है जो इंडिया के बाहर है. इसने मिस्टर बी को बेचा. अब बी जिसको भी बेचेगा ना, ए बोलता है तुमने बेचा, मेरे को थोड़ा हिस्सा दो. क्या ये पूरे गुड्स इसके हैं एक्चुअल में? नहीं. ठीक है, तो वैल्यू जो डिटरमाइन करना एज पर थ्रू अनफेयर, एज पर रूल नंबर 3 अनफेयर हो जाएगा. तो हम बोलेंगे कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि इसका अभी भी कुछ रीसेल में शेयर है. अगर ऐसा है जिसका वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, अगर वैल्यू डिटरमाइन कर पा रहे हो कि इसका सपोज 1% है जो भी आप सेल करोगे, तो आप वो 1% हटा के बाकी के वैल्यू पे लगाओगे. बट वैल्यू अगर डिटरमाइन करना ही पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे? रूल नंबर 3 मत लगाओ. द सेल और प्राइस इज नॉट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन. ये हो गया. नो पार्ट ऑफ प्रोसीजर सब्सिक्वेंट सेल से नो बेनिफिट टू द बायर. टू द सेलर, ओरिजिनल सेलर. Unless appropriate adjustments can be made under rule 10. नेक्स्ट क्या बोलता है? The buyer and seller are not related, or where the buyer and seller are related, the transaction value is acceptable for customs purposes under the provisions of. वैसे तो buyer seller related नहीं होने चाहिए, बट अगर वैल्यू ले सकते हो आप रूल 3 के हिसाब से, तो अगर रिलेटेड भी हुए तो चलेगा. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, एज पर सब रूल 3 एज सच नॉट रिलेटेड, if related अभी देख लेते हैं रूल 3 सब रूल 3 क्या बोलता है. वेयर द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड. रिलेटेड मतलब कितना शेयर है वो 2 में. अभी कभी नहीं भूलोगे ना जीएसटी में. गुड.
The transaction value shall be accepted provided that the examination of the circumstances of the sale of the imported goods indicate that the relationship did not influence the price. दोगे वही जो हमने डिस्कस किया, बट सब रूल 3 में दिया हुआ है वो. But if related, तो रूल 3.3 नो इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस. नंबर 2 क्या बोल रहा है? सिमिलर आइटम, आइडेंटिकल आइटम, अनरिलेटेड को बेचा. द डिडक्टिव मेथड, बेसिकली ये रूल आपका 4 है, 4, 5, 6, 7. तो अगर दूसरे सिमिलर कस्टमर को आप ये चीज़ें बेच रहे हो या ये वैल्यू लेकर के आप आ रहे हो तो आप सीधा ले लो. Provided that in applying the values used for comparison, due account shall be taken to demonstrate difference in commercial levels, quantity levels adjustments in accordance with the provisions of rule number 10, and cost incurred by the seller in sales in which he and the buyer are not related. Compare करते वक्त नए वैल्यू से कंपेयर करो. Substitute values shall not be established under the provisions of clause B of this sub rule. If the value cannot be determined under the provisions of sub rule 1, the value shall be determined by proceeding sequentially through rule 4 to 9. जो मैंने आपको बोला ये रूल्स दिख रहे हैं अपने 4, 5, 6, 7. तो अगर इसमें नहीं बैठ पा रहे हो आप तो आप क्या करोगे? 4 to 5 में जाओगे. अनलेस प्राइस अपना अफेक्ट नहीं हो रहा है. एक मिनट, मतलब कि आपको अगर रिलेटेड रहे तो आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि एक तो वो दोनों अनरिलेटेड, उनका प्राइस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, और रूल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप फॉलो कर सकते हो. ऐसा आइडियली ऐसा होना चाहिए. Substitute value shall not be established. आइडियली ऐसा होना चाहिए. ए वाला आप ले सको, बट ए वाला पॉसिबल नहीं है प्रूफ करना. तब बी में जाकर के देखो आइडेंटिकल, सिमिलर, ये चीज़, ये एक्सप्लेनेशन आएगा ना, जैसे इंटरप्रिटेशन नोट्स थे, तब इसमें एक बार चेक कर लेंगे अपन. 1 और 2 दोनों का बात कर रहा है, क्योंकि इधर एंड और कुछ भी नहीं दिया है, या कैसे बात कर रहे हैं, दोनों ही देख लेंगे. आना चाहिए और में, ऐसा मुझे लगता है, बट सिंस ए बी सी डी ऐसा पार्ट दिया है तो हो सकता है ऊपर से कनेक्टेड है, तो एंड का हो सकता है. लेट्स सी. ठीक है. ऑल इन ऑल सब रूल 1 में नहीं आए तो आप कहाँ जाओगे? 4 to 9 में. समझे? ये हुआ आपका रूल नंबर 3. देखते हो, दिख रहा है क्या चार्ट? फ्लैट करके लिख सकते हो. हाँ, अब हम जा रहे हैं रूल नंबर 4 के पास. रूल नंबर 4 बोलता है ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ
आइडेंटिकल गुड्स मतलब अब खुद से कितना भी देर बात कर सकते हो ना। कितना भी देर बात कर सकते हो ना, खुद ही जवाब खुद ही सवाल। आइडेंटिकल गुड्स मतलब सेम सेम। क्या सेम? ओके ये आइडेंटिकल है। आपका फोन मेरा फोन आइडेंटिकल है। किसे मिलर है? आइडेंटिकल है क्या? लेकिन नहीं, क्यों? आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट सेम। क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? यस। आइडेंटिकल मतलब सेम कमर्शियल लेवल, सेम क्वांटिटी, सेम टाइम पे मैं बेच रही हूँ। सिंपल रूल है। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? मार्कर मंगवा रहे हो, रूल 3 में उसका वैल्यू नहीं मिल रहा है। आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू है आपके पास। मिस्टर ए से कुछ मंगवाया जो रिलेटेड पार्टी है, मिस्टर बी से सेम चीज़ मंगवाया जो अनरिलेटेड पार्टी है, एकदम सेम गुड्स है, ये वैल्यू ले लो सीधा इसके लिए। करेक्ट? ठीक है। अब इसमें है ना थोड़ी सी कंडीशंस डालते हैं हम लोग। ऐसा हो सकता है कि हम मिस्टर ए से जो क्वांटिटी मंगा रहे हैं वो 1000 है, मिस्टर बी से जो क्वांटिटी मंगा रहे हैं वो 800 है, मिस्टर सी से जो क्वांटिटी मंगा रहे हैं वो 30 है। तो किसका वैल्यू ले? ए के लिए, बी का ले, सी का ले। क्वेश्चन। एक चीज तो हमको रूल 4 में मिला जो है आइडेंटिकल गुड्स का लो, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, ये तो हमको समझा। अब हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं। हाँ, आइडेंटिकल मतलब आप समझ गए, सेम टू सेम। अब subject to the provisions of rule 3, the value of imported goods shall be the transaction value of identical goods sold for export to India and imported at or about the same time as the goods being valued. वो टाइम पे जो भी इंडिया में गुड्स जितने के भी आएंगे वो हिसाब से आप वैल्यू ले लो। प्रोवाइडेड दैट सच ट्रांजैक्शन वैल्यू शॉल नॉट बी द वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोविजनली असेस्ड। अगर प्रोविजनल असेसमेंट वगैरह में है तो वो लोगे क्या? नहीं, जिसका वैल्यू डिटरमाइंड है, डिफाइंड है, तो ही आप बोलोगे। सब्जेक्ट टू 3, द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू and imported at or about the same time as the goods being valued. Galaxy sold to exported to India. हाँ, yes, ये ग्लिटर स्टार्स at or about the same time, बराबर। In applying this rule, the transaction value of identical goods in a sale at the same commercial level and in substantially the same quantity as the goods being valued shall be used to determine the value. Same commercial level हो सकता है एक
मार्कर आप चाइना से मंगवा रहे हो जो बहुत चीपर है, और दूसरा मार्कर आप कहीं और से मंगवा रहे हो जो थोड़ा एक्सपेंसिव है। यस, तो वो कंपेयर करोगे क्या? नहीं। सेम कमर्शियल लेवल से आप कहीं और से मंगवा रहे हो, कंपेयर होएगा। सेम कमर्शियल लेवल। सेकेंड क्या था? सब्सटेंशियली द सेम क्वांटिटी। Where no sale referred to in clause B of subrule 1 is found, इधर पे अगर अपने को दूसरी जगह पे नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे? The transaction value of identical goods sold at a different commercial level or in different quantities or both adjusted to take account of the difference attributable to commercial level or to the quantity or both shall be used, provided that such adjustment shall be made on the basis of demonstrated evidence which clearly establishes the reasonableness and accuracy of the adjustment, whether such adjustment leads to an increase or decrease in value. Coming back to our example, A से मंगाया 1000 क्वांटिटी, B से 800, C से 30, आप किससे कंपेयर करोगे? अभी 800 से। ये सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी है। यस। अब सोचो, ये बोलता है हमको बी वाला पार्ट, ठीक है। अब सोचो अगर ये हमारे पास होता ही नहीं, तब आप क्या करते? सिर्फ ये कैटेगरी था हमारे पास, सब्सटेंशियली सेम है क्या? नहीं। तो आप क्या करोगे? इसको आप फैक्टराइज करोगे उसमें कि अगर इतना क्वांटिटी होता तो कितना हो सकता था। हो सकता है आपके पास रेट चार्ट है जिसमें बोल रहा है कि 1 to 100 क्वांटिटी अगर रहे तो उसका प्राइस इतना है, सपोज 100 रुपीज़। 100 to 200 क्वांटिटी रहे, सपोज प्राइस 80 रुपीज़ पर पीस। 500 ऐसे डॉट 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 2000 रहे तो उसका प्राइस 60 रुपीज़ पर पीस। अगर आप ये कन्वर्ट कर सकते हो तो आप क्या लोगे? 500 to 1000 के हिसाब से 60 रुपीज़ लगा लोगे, समझे ये वाला पार्ट? Where the cost and charges referred to in subrule 2 of rule 10 of these rules, subrule 2 mandatory वाले cost और charges of 10 of rule 10 of these rules are included in the transaction value of identical goods, and adjustment shall be made if there are significant differences in such cost and charges between the goods being valued and the identical goods in question arising from differences in distances and means of transport. हो सकता है जो आइडेंटिकल गुड्स है वो कहीं और कंट्री से लाए हुए हैं, उनका डिस्टेंस ज़्यादा है, फ्रेट चार्जेस ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम उसको एडजस्ट करके करेंगे कंपेयर। यस, अगर ज़्यादा डिफरेंस रहे तो। सही है। In applying this rule, if more than one transaction value of identical goods is found, the lowest value of such value shall be used to determine the value of imported goods. बहुत सारी वैल्यूज दी है। सपोज सिमिलर रेंज केस में जहाँ पे हमारा 800 का वैल्यू था, सपोज हमने मिस्टर एक्स से मंगाए हैं 700, मिस्टर वाई से मंगवाए 900,
मिस्टर क्यू से मंगवाए हैं 1000, सब सब्सटेंशियली सिमिलर है क्या? यस। तो हम क्या करेंगे, सबका यूनिट प्राइस देखेंगे। सपोज इसका है ₹50, 45, 40, 45। majority लोगे कि लोएस्ट? हमने बोला लोएस्ट प्राइस विल बी सिलेक्टेड। अगर सब्सटेंशियली सेम है और मल्टीपल है तो लोएस्ट वैल्यू विल बी सिलेक्टेड। समझे? तो हमने क्या क्या केसेस देखे, एक बार समराइज कर ले। अगर सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम है तो सीधा ले लो। यस। सीधा ले लो। आफ्टर फैक्टराइजिंग मतलब समझते हो, इंक्रीज डिक्रीज अगर ज़्यादा रहे तो कॉस्ट को फैक्टराइज कर दो, जो फ्रेट चार्जेस और जो अदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सीधा ले लो। आफ्टर फैक्टराइजिंग इफ ह्यूज डिफरेंस ठीक है। इसमें क्या करोगे आप, एडजस्टमेंट तो ले लिया, एडजस्टमेंट के बाद फैक्टराइज कर लो। इसमें एक और आप पार्ट बनाए जिसमें आप बोले मल्टीपल रेट्स अवेलेबल टू कंपेयर, मल्टीपल सिमिलर, मल्टीपल सेम क्वांटिटी प्लस कमर्शियल लेवल data is available. Take the lowest. Yes. इसको आप सेकंड प्रायोरिटी, मतलब अगर ये रहे तो सेकंड केस। एक काम करते हैं, इसको सेकंड देते हैं, इसको थर्ड देते हैं। ठीक है। समझे? इसी के साथ आपका रूल नंबर 4 होता है खत्म। Transaction value of identical goods sold for export to India, imported at or about the same time as the goods being valued. Identical goods should be sold at the same commercial level, और अगर different commercial level है तो adjustment कर लो। Adjustments will be made on account of differences in distance and means. In case of more than one transaction, तो lowest will be considered. Yes, चाहिए तो ये टेबल भी बना लेना। बनाना है क्या? इसी के साथ रूल नंबर 4 होता है खत्म। रूल नंबर 5 सेम से बोलता है आइडेंटिकल की जगह सिमिलर डाल दो। तो पहले 4 लिखते हैं, फिर 5 पे जाएंगे।
लिखो। डन। रूल 4 समझा? यस। रूल 5 बोलता है सेम टू सेम, सिर्फ उधर आइडेंटिकल की जगह क्या आ जाएगा? रूल 5 डन। यस। रूल 5, अरे हाँ अगर लिखते तो साथ साथ लिख सकते हो। सिमिलर ग्रुप्स, सिर्फ आइडेंटिकल जा जाएगा बाबा, सिमिलर आएगा। मुटाडिस, मुटांडिस, रूल 4। दोनों के बाद कर लेना ना, सेम ही है। लिखना चालू करे कि नहीं करे? रूल 5 कर लिया ना? हाँ तो दोनों के बाद लिख। रूल 6 आपको 10 सेकेंड में समझेगा। रूल 6 बोलता है, अच्छा हमने बोला अगर 3 नहीं लगता है तो 4, 4 नहीं लगता है तो 5, 5 नहीं लगता है तो 6, 6 नहीं तो 7, 7 नहीं तो 8 एंड सो ऑन। 6 बोलता है आप सीक्वेंस को बदल सकते हो, 7 के पहले 8 को भी ले सकते हो अगर पीओ से परमिशन लेते हो तो 6 पावर देता है रूल ऊपर नीचे करने का। डन। ये लिख लो, टेबल बना लो। फिर ये लिख लिया ना, टेबल के लिए जगह छोड़ते हो, लिख लो उधर पे टेबल होमवर्क। रूल नंबर 6 साथ साथ लिख लो। रूल 7, रूल 8 और with the approval of PO, first rule 8, then rule 7. रूल 3 हमको बोलता था इधर आओ, रूल 10 को फॉलो करो एंड सब्जेक्ट टू रूल 12। 4 में गए हम आइडेंटिकल गुड्स के लिए, 5 में हम बोले सिमिलर गुड्स, 6 में हम सीक्वेंस उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। 7 देखते हैं, रूल नंबर 7 क्या बोलता है ना, 4 और 5 में हम सिर्फ 2 चीज़ों को फैक्टराइज कर रहे थे, एक आपका फ्रेट, दूसरा इंश्योरेंस 10-2 के हिसाब से मेजरली। यस। और जो क्वांटिटी, कमर्शियल वैल्यू, कमर्शियल लेवल, वो खाली वो तो सेम इसका पार्ट था कि कमर्शियल लेवल और क्वांटिटी का अगर आपको करना है तो, बट मेन चीज़ क्या फैक्टराइज कर रहे थे हम? फ्रेट और इंश्योरेंस 10-2। अगर आप 4 में नहीं आते हो, 5 में नहीं आते हो, 6 के आगे 7 में आते हो तो 7 क्या बोलता है आपको? 3 केसेस देता है, ठीक है। और तीनों केसेस में आपको क्या मेथड यूज करना है?
डिडक्टिव वैल्यू मेथड। अब डिडक्टिव वैल्यू मेथड मतलब क्या है? तो सबसे पहले आप क्या करो, सिमिलर गुड्स जो इंडिया में बेचे गए हैं, ठीक है, इंडिया, उसका वैल्यू लो और जो भी प्राइस आया है वो आइटम का, फॉर एग्जाम्पल आपने फैब्रिक रोल्स मंगवाए, ठीक है, इंडिया में वो बेचे जा रहे हैं 500 रुपया पर मीटर, ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहले इसमें से अपना कमीशन या अपना प्रॉफिट जो है माइनस करो। सपोज अपना प्रॉफिट है 10%, 50 रुपीज़। उसके बाद क्या करोगे, माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन इंडिया, सपोज 10 रुपीज़। माइनस उस पर कुछ टैक्सेस लगे हैं इंडिया में, तो सपोज 40 रुपीज़ के टैक्सेस है। ये माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आया उस पर आप कस्टम्स ड्यूटी लगाओगे और ये कंसिडर करोगे फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। सिंपल डिडक्टिव मेथड। बट केस 1 में हमको एक चीज़ दिख रहा है कि फैब्रिक रोल्स जो है डायरेक्टली बेचे जा रहे हैं इंडिया में। केस 2 बोलता है जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तब वो टाइम पे कोई फैब्रिक रोल बेचे नहीं जा रहे हैं इंडिया में, तब क्या करोगे? तो पिछले 90 डेज का डेटा देखो, उसमें अगर अपने को मिलता है कि पिछले 90 डेज में कभी भी बेचा है तो वो कंसिडर करो और वो हिसाब से ये फैक्टराइज करो। यस, तो इफ नॉट सोल्ड एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, तो हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम पिछले 90 डेज में चेक करेंगे। केस 3, आपने आज का डेटा देखा, आपने 90 डेज का डेटा देखा, आपको कोई ऐसा केस मिला ही नहीं जिसमें ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। उल्टा ये प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल है जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होके फिर बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तब आप क्या करोगे, जब आपके जो आप मंगवा रहे हो वो डायरेक्टली सेल नहीं हो रहा है, फैब्रिक के जगह शर्ट बेचा जा रहा है इंडिया में, ये तो रॉ मटेरियल बच गया, हम फिनिश गुड्स बेच रहे हैं इंडिया में। बताओ आप क्या करोगे? डिडक्टिव मेथड है, उल्टा जा रहे हैं। सपोज शर्ट बेच रहे हैं 1000 रुपये में, तो क्या करोगे? वो तो डेटा नहीं है ना हमारे पास। शर्ट के हिसाब से, ठीक है, शर्ट ले लिया, अब क्या करोगे? फैब्रिक टू शर्ट बनाने में जो प्रोसेसिंग कॉस्ट लगता है वो माइनस करोगे।
डिडक्टिव मेथड सिंपल है, हमको उल्टा जाना है, जो हमारे पास प्राइस अवेलेबल है हमको उसको माइनस करके हमारा वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जो भी इंडिया में कॉस्ट इनकर करिए वो माइनस कर रहा, बाकी तो वो गुड्स की कॉस्ट है, बट इधर पे ये वो गुड्स अवेलेबल है ही नहीं, उसका कुछ और फॉर्म है। तो आप वो फॉर्म में नहीं जाने के पहले, मतलब वो फॉर्म में जाने के पहले जो कॉस्ट था वो लोगे, तो लेस प्रोसेसिंग कॉस्ट, सपोज प्रोसेसिंग कॉस्ट है आपका 200, अगेन लेस अपना प्रॉफिट 50 रुपीज़, लेस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लेस टैक्सेस ड्यूटीज़, हाँ वो भी आ सकता है, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, कितना आया, पक्का। तो ये रहेगा आपका वैल्यू। पर ये केस 3 जो है ये थर्ड कैटेगरी, मतलब फर्स्ट सेकेंड नहीं मिला तो इस पे जाओगे, सिंपल पढ़े इसको। Deductive value subject to the provisions of rule 3 if the goods being valued or identical or similar imported goods are sold in India in the condition as imported or about the time at which the declaration for determination of value is presented, the value of imported goods shall be based on the unit price at which the imported goods or identical or similar imported goods are sold in the greatest aggregate quantity to persons who are not related to the sellers in India subject to the following deductions। तो जो भी सेलर अनरिलेटेड पर्सन्स को बेच रहा है आप उसका वैल्यू देख रहे हो। अगर ये रूल्स में हम जा रहे हैं जब हम रिलेटेड है, अगर हम खुद ही अनरिलेटेड है और प्राइस सोल कंसिडरेशन है और वो सब, तो हम तो रूल 3 में ही सीधे ही जा रहे हैं। ये कब जा रहे हो, जब आप रिलेटेड हो, तब आप दूसरों से कंपेयर करोगे। Either the commission usually paid or agreed to be paid or the additions usually made for profit, general expenses वगैरह of the same class or kind, usual cost of transportation, insurance जो आपने बोला, और customs duty, other taxes payable in India. If neither the imported goods nor identical goods are sold at or about the same time of the goods being valued, the value of imported goods shall subject to otherwise of the provisions of sub-rule 1 be based on unit price at which the imported goods or identical goods are sold at the earliest after importation but before the expiry of 90 days after such importation. If neither the imported goods nor identical nor similar goods are sold in India in the condition as imported, then the value shall be based on the unit price at which the imported goods after further processing are sold in the greatest aggregate quantity. Select the greatest aggregate क्वांटिटी। अगर मल्टीपल बायर्स है इंडिया के अंदर तो हम क्या करेंगे, जिसने सबसे ज़्यादा खरीदा उसके साथ कंपेयर करेंगे। In such determination due allowance shall be made deductions। क्लियर है। तो ये हुआ आपका रूल नंबर 7। लिखते हो।
आ जाओ नेक्स्ट रूल पे। हम 3 में नहीं जा रहे, 4 में नहीं जा रहे, 5 में नहीं जा रहे, 6 में नहीं जा रहे, 7 में नहीं जा रहे, तो हम आएंगे 8 में। या तो हम 6th में ऑप्शन ले ले कि हमको 8 चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कंप्यूटेड वैल्यू मेथड है, ये उल्टा ही चलता है। ये क्या बोलता है, तुमको अपने कंट्री में कुछ डेटा नहीं मिल रहा है, तो जो बेच रहा है ना उसको बोलो कि तुमको प्रोडक्शन में कितना पैसा लगा, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, तुम ही हमको डेटा दो, और अपन वो डेटा कस्टम्स ऑफिसर को बताएंगे और बोलेंगे देखो इतने में हमने इंपोर्ट करा। सपोज सब्जेक्ट, अब पढ़ते फिर एग्जाम्पल लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 3, द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल बी बेस्ड ऑन अ computed value which shall consist of the sum of the cost or value of materials, fabrication or other processing employed in producing the imported goods, जो वो imported goods बनाने में लगा वो, an amount of profit and general expenses equal to that usually reflected in goods being valued which are made by producers in the country of exportation, उनका profit, the cost or value of all other expenses under sub rule 2 of rule 10, rule 10 का sub rule 2 freight और insurance। तो बेसिकली बाहर वाले का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट प्लस फ्रेट चार्जेस प्लस इंश्योरेंस, ये रहेगा अपना वैल्यू। बट ये रूल कब चलेगा, जब अपने पास बाहर वाला डेटा देने के लिए तैयार है। यस, ये रिलेटेड अनरिलेटेड कुछ भी चलेगा क्या? हम बोल रहे हैं क्या हमको नहीं, तुम अनरिलेटेड को बेचते तो कितने में कर रहे हो, हमको सिर्फ तुम्हारा डेटा चाहिए। जनरली ये रिलेटेड वाले ही करेंगे, अनरिलेटेड तुमको क्यों डेटा देंगे उनका। तो रूल 8 जो है ये कंप्यूटेशन मेथड, कंप्यूटेड मेथड है। कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखे है, साथ में लिख सकते हो। एक्सपोर्टर्स इन ब्रैकेट बाहर वाले का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस expenses plus profit plus rule 10(2), that is freight and insurance is the value. किधर भी नहीं हो रहा है 3 to 8 में, तो आप रूल 9 में जाओगे। 9 बोलेगा रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल मेथड क्या बोलेगा तुमको, अपने हिसाब से रीजनेबल बेसिस लगा के करो, बट वैल्यू तुम्हारा जितने में तुम बेच रहे हो इंडिया में उससे कम नहीं हो सकता है। सही भी है, मतलब अपन दूसरे कंट्री में ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और इधर सस्ते में बेच रहे हैं। Subject to the provisions of Rule 3, where the value of imported goods cannot be determined under the provisions of any of the preceding rule, the value shall be determined using reasonable means consistent with the principles and general provisions of these rules, and on the basis of data available in India, provided that the value so determined shall not exceed the price at which such goods or like goods are ordinarily sold or offered for sale for delivery at the time and or place of importation in the course of international trade, when the seller or buyer has no interest in the business,
एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सेल और ऑफर टू सेल। जहाँ पे दोनों पार्टीज अनरिलेटेड है, सपोज वो इंडिया में कुछ माल बेच रहे हैं तो जितने में भी बेच रहे हैं उसके ऊपर आप नहीं डाल सकते हो, कुछ भी रीजनेबल बेसिस लगाओ बट उसके ऊपर चार्ज मत करो। यस और स्पेसिफिकली बोलता है ये वैल्यू ये हिसाब से तो कतई मत लेना। नो वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस इन इंडिया। जितने में बेच रहा है देख लो, नहीं वैसे मत देखना। कौन से आइटम का? जो आइटम्स प्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में। A system which provides for the acceptance of customs purposes of the highest of the two alternatives, जिसमें भी हाईएस्ट मिलता है जो ऑप्शंस में वो ले रहे हो, ऐसा भी मत करना। द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन, जो फॉरेन कंट्री में वो जितने में बेच रहे हैं वो वैल्यू मत लेके आना इधर पे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अदर देन कंप्यूटेड वैल्यूज विच हैव बीन डिटरमाइंड फॉर आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स इन अकॉर्डेंस विद रूल 8। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे मत करना अदर देन रूल 8। रूल 8 पे फॉलो कर रहे हो तो ठीक है। द प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट टू अ कंट्री अदर देन इंडिया, पाकिस्तान में कितने में बेच रहे हो वो वैल्यू लेके आ जाओ। नो। मिनिमम कस्टम्स वैल्यू जितना पे करना था उतने अपने निकाल लिया, जितना टैक्स भरने का है, फिर आप ऊपर जाके रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हो। नो। और आर्बिट्ररी और फिक्टिशियस वैल्यूज, मत में आया कि इसका प्राइस है ना अपन ने 200 रखना चाहिए, नहीं रख सकते हो, ठीक है। रेसिडुअल मेथड रीजनेबल बेसिस लेके आप जो ऊपर में रूल्स में सीखे हो कुछ तो भी लेके निकाल सकते हो, सिंपल। तो फिर लिखे इसको, रूल 10 हो गया हमारा, 11 भी देख लेते हैं फिर लिखते हैं। डेक्लेरेशन बाय द इम्पोर्टर, जो मंगवा रहा है वो डिक्लेरेशन देगा। Importer or his agent shall furnish a declaration disclosing full and accurate details relating to the value of imported goods and any other statement, information or document including an invoice of the manufacturer or producer of the imported goods where the goods are imported। Basically अपने को disclosure देना है कि भाई हम जो कर रहे हैं सच कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, करेक्ट। जो PO बोलेगा वो। Nothing contained in these rules shall be construed as restricting or calling into question the right of PO। पीओ फिर भी चाहे तो तुमको बुला सकता है इवन दो तुमने डिक्लेरेशन पहले से दे रखा है। तो पीओ के राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो गए क्या क्योंकि आपने डिक्लेरेशन दिया है इस वजह से? नो। द प्रोविजंस ऑफ कस्टम एक्ट रिलेटिंग टू कॉन्फिस्केशन पेनल्टी वगैरह वगैरह फॉर रॉन्ग डिक्लेरेशन इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स जो है शैल अप्लाई, करेक्ट। अगर आप कुछ गलत देते हो तो बाकी प्रोविजंस में आप अगर किधर फंसते हो तो फंसोगे, सिंपल। इसी के साथ हम लोग के रूल्स ऑफ इम्पोर्टेशन हुए ख़त्म। एक्सपोर्टेशन भी देखेगा, 2 मिनट में होएगा। हाँ सिमिलर है, बोलो हाँ। देखिए तो हम एक्सपोर्टेशन में क्या बोलते हैं ना, रूल्स कौन बनाएगा सेजल? फोर्टी 43। टू में डेफिनेशन है, डेफिनेशन है। 3 में बोल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन, जो अपना 3 था वैसे ही, उधर सब्जेक्ट टू 12 बोला था, इधर सब्जेक्ट टू 8 बोला है क्योंकि 8 तक ही है। लास्ट वाला बोलता है रिजेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है। 4 बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू बाय कंपैरिजन, उधर पे 4, 5 और 7 रूल्स थे कंपैरिजन वाले, इधर 4, 5, 7 कंबाइन करके एक ही रूल बना दिया। 8 वाला था उधर कंप्यूटेड वैल्यू, ये आ गया।
9th वाला था उधर रेसिडुअल मेथड, इधर 6 में आ गया। फिर 11th था उसमें डिक्लेरेशन, इसमें आ गया डिक्लेरेशन। डन। यस, रीडिंग करो होमवर्क के लिए। नहीं, रीडिंग अभी कर लेना या तो कि होमवर्क करोगे। ठीक है, रीडिंग होमवर्क मार्क करो। ये कट कर दो, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ड्यूटी इधर इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में क्लासिफिकेशन सेट है। अगर कन्वर्जन कर रहे हैं तो वैल्यूएशन के हिसाब से करोगे बिल ऑफ एंट्री, और अगर ड्यूटी देख रहे हैं तो विच एवर इज लेटर फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से। ये फर्स्ट चैप्टर का सेम टू सेम टेबल है, हमने उधर बहुत अच्छे से देखा तो इधर नहीं देख रहे। बी सी बी कट कर दो। अच्छा, इंपोर्ट लिखा था उधर ना। ठीक है। नहीं, ये इंपोर्ट का ही है, मैंने आपको इंपोर्ट ही कट करने बोला अभी तक। एक्सपोर्ट आ रहा है, ये कट कर दिया। एक्सपोर्ट गुड्स में बोल रहे हैं the relevant date for export goods is determined as per section 16. However, the provisions do not apply to baggage and import by post. In case of goods entered for export under section 50, irrespective of the mode, the relevant date is the date of let export order बराबर by the PO परमिटिंग एक्सपोर्ट एंड लोडिंग। जब अपने को एक्सपोर्ट, अपन अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखेंगे तब अपने को पता चलेगा। जब भी हम कुछ शिपिंग बिल बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते, कुछ भी करते हैं, हमको पहले उनका जो पीओ है वो हमको लेटर देता है, सर्टिफिकेट कि भाई तुम कर सकते हो, ऑर्डर दे रहा है कि तुम कर सकते हो एक्सपोर्ट। तो जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आया उस दिन का ड्यूटी लगाओगे आप। ठीक है। इन केस ऑफ एनी अदर गुड्स जहाँ पे ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है, तो जब पेमेंट कर रहे हो उस दिन का ड्यूटी लगाओगे। ये टेबल अब लिखोगे, पहले अपना रूल 9 लिखेंगे अपन, फिर ये लिखेंगे। ठीक है। एक्सपोर्ट वाला हम नहीं लिखेंगे। हाँ, हाँ हाँ, उधर ही लिखना, इधर पे अपन लिख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नोट्स कहाँ है? हाँ, तो उसी के बाजू में लिख लेना। अभी है टेबल बना हुआ, ओपन करो, अभी लिख दो। ये अपन इधर नहीं लिख रहे हैं, हाँ, ये सीधा फर्स्ट चैप्टर में लिख रहे हैं। रेट ऑफ इधर आपने बनाया अलग अलग कैटेगरीज, जहाँ पे आपका है होम कंजम्पशन, वेयर हाउसिंग और अदर। होम कंजम्पशन में अपन क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एंट्री और इनवर्ड विच एवर इज लेटर। ये हम रिवाइज कर रहे हैं, हाँ, लिख चुके हैं, ऐसे ही लिख रही हूँ बस। वेयर हाउस में हम क्या बोलते हैं? एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं। अदर्स में डेट ऑफ पेमेंट है, इंपोर्ट के केस में भी। ठीक है। अब एक्सपोर्ट का टेबल। एक्सपोर्ट में भी 3 कैटेगरी है, होम कंजम्पशन, नहीं, एक्सपोर्ट में क्या क्या है? अच्छा, 2 ही कैटेगरी है। बोलो वापस।
इसका क्या रहेगा? डन। रूल नंबर 9 पे आओ। ठीक है, ले लो, फिर लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 8 में हम लोग को 800 मेट्रिक टन्स ऑफ एडिबल ऑयल हमने मलेशिया से मंगवाए। अब हमको पूछा है कौन सा रूल लगेगा। तो क्वेश्चन में ही दिया है उन्होंने मलेशिया ओरिजिन से जो दूसरे इम्पोर्ट्स है उसका डेटा है एडिबल ऑयल का। तो रूल नंबर 4 आइडेंटिकल गुड्स है, ठीक है। सेम सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी है क्या? कौन सी सर्कल करो उसको। 780, 900, 500, 400 सब्सटेंशियली। लोएस्ट क्या है इनमें से? दिस वैल्यू विल बी कंसिडर्ड CIF वैल्यू सीधा 160 इंटू अपन ने कितने मंगवाए करो डॉलर्स इंटू INR करो एंड वैलोरम कस्टम्स ड्यूटी सरचार्ज बराबर। इजी, समझ में आया कैसे करना है रूल 4 के साथ में डील। क्या हाँ, अगर मल्टीपल दिया है तो हमको कंपेयर करना है ना। आठ सौ के आसपास मैंने लिया, आप मत लो 900, 850 लो, मतलब 900, 780 लो। मेरे को डबल डिजिट में जो बड़ा दिखा मैंने वो लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इनके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं अपन। ऐसा वो क्वेश्चन नहीं देंगे आपको क्योंकि ये जो है ना ये सब्जेक्टिव सिलेक्शन है। सब्सटेंशियली बोला है, सब्सटेंशियली को डिफाइन नहीं किया है कितना परसेंट। तो अगर वो देंगे तो सेम रेंज में देंगे। उन्होंने क्या हिडन एडजस्टमेंट किया, इधर आसपास रखा तो लोग इसमें ही घूमेंगे। एकदम से नीचे 780 दे दिया जिसका प्राइस कम है। ऑल्सो 10% $10 है इधर का, आसपास छोटू अमाउंट है। ये किधर गया ऊपर का, फ्रेट का एंड इंश्योरेंस का, तो उसको कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। In the 6 imports given during the goods are identical in description and the same country of origin. हाँ इन्होंने भी 4 लिया, देखो 20 और 100 निकाल दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग है। सब्सटेंशियली 4 लिया। डन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग एक और।
उसके पहले एक और पार्ट देख लेते हैं, फिर लिखना ही बाकी रहेगा। इनलैंड कंटेनर डिपोट और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इनका डिफरेंस दिया है, सीधा सीधा क्वेश्चन में आ सकता है कि इनका डिफरेंस बताओ। तो आप सर्च करो और मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस, फिर अपन इनका देखेंगे। बताओ इनलैंड कंटेनर डिपोट मतलब ये क्या बोल रहा है, एक इनलैंड कंटेनर डिपोट पोर्ट जैसा है जहाँ पे असली में अपना जो प्रोडक्ट्स है वो आएगा, बिल ऑफ एंट्री इशू होएगा, इधर से आप लेके जा सकते हो, इधर से आप एक्सपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। बट जो दूसरा है कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ये है ना एक छोटू एक्सटेंशन है। जब इधर बहुत कंजेशन हो जाए, बहुत गर्दी हो जाए, तो लोग गुड्स तो लेके हाथ में नहीं रख सकते हैं, कहाँ पे डालेंगे, इधर पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। छोटू छोटू जगह जहाँ पे मतलब आपके गुड्स आप स्टोर करके थोड़े टाइम के लिए रख सकते हो, ये एक्सटेंशन सर्विस है। अगर आप ये इमेज देखो, दिख रहा है क्या, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इनलैंड कंटेनर डिपोट है, ठीक है। ये आपका इधर का पोर्ट वाला एरिया आ गया। अब इधर सपोज जगह भर गया तो हम पीछे कहीं पे जगह दे देंगे, वो क्या रहेगा, CFS, कस्टम फ्रेट स्टेशन, ठीक है। पढ़े इसको एक बार। Inland container depot is a station, a custom station like a port or air cargo unit for the purpose of unloading of imported goods and loading of export goods or any class of such goods. ICD can have an independent existence as it is a self-contained custom station. खुद ही एक independent division है जहाँ पे आप goods मंगवा भी सकते हो, भेज भी सकते हो। Customs manifest, bill of entry, shipping bill and other declarations are filed in an ICD. Further assessment in all the activities relating to clearance of goods for home consumption, warehousing, temporary admissions, re-export, temporary storage for onward transit and outright export, transshipment etc. takes place in an ICD. अभी CFS देखते हैं जो छोटू एक्सटेंशन है। CFS is only a custom area located in the jurisdiction of Principal Commissioner or Commissioner of Customs exercising control over a specified custom port, airport, land custom station ICD. It is an extension of a custom station set up with the main objective of decongesting the ports. Decongest करने में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा congestion हो जाता है, गर्दी हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग ये सेटअप करेंगे, ठीक है। CFS by itself cannot have an independent existence. It has to be linked to a custom station within the jurisdiction of the Principal Commissioner or Commissioner of Customs. In CFS, only a part of the customs process, mainly the examination of goods, is normally carried out, and goods are stuffed into containers and de-stuffed therefrom. Aggregation, segregation of cargo also takes place at CFS. जो चेकिंग होना है वगैरह, मतलब गुड्स बराबर से है कि नहीं, डालना है, निकालना है, ये सब जो है कंजेशन से बचाने के लिए हम लोग इधर जाते हैं जब इधर जगह भर जाए। समझे डिफरेंस? इसी के साथ हम लोग का वैल्यूएशन होता है खत्म। लिखे रूल नंबर 9 और वो जो बाकी है वो रूल नंबर 9 लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। रेसिड्यूल मेथड है क्या ये?
मतलब के सब्जेक्ट टू रूल 3 4 to 8 में नहीं गए तो 9 लगेगा, साथ साथ लिखना। हाँ, नोट्स में लिखते हैं इसको अपन। द वैल्यू shall be calculated taking reasonable basis however value so determined shall not exceed the price at which such or similar goods are ordinarily sold at the time and place of importation between unrelated parties. Plus price is the sole consideration. However, the following basis for valuation cannot be taken. SP लिखा समझता है सेलिंग प्राइस पक्का? देखो समझने में आलस नहीं हो, समझ में आता है, ज़्यादा लिखने में आलस नहीं समझ में आ रहा है, अपन लिख सकते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस इन इंडिया फॉर गुड्स produced in India. Done? ऐसा सिस्टम जो ऑप्शंस में से हाईएस्ट वैल्यू सिलेक्ट करता है। ये लेंगे क्या हम लोग? उल्टा हम लोग तो कम वैल्यू देख रहे हैं ना।
थर्ड, एक्सपोर्टिंग कंट्री का डोमेस्टिक प्राइस computed value other than too late. Price of goods exported to country other than India. Minimum customs value चाहिए. XYZ अमाउंट इतना चाहिए, फिर वो हिसाब से हम वैल्यू सेट कर रहे हैं. एग्जाम्पल, हमको 1000 रुपया चाहिए, फिर हम क्या बोल रहे हैं, वैल्यू क्या सेट करो, 1000 डिवाइडेड बाई 10%. करते ना अपने, टैक्स हमको इतना पे करना है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए. नहीं करते हैं ना लोग ऐसे. क्यों नहीं करते? क्योंकि इधर दिया है arbitrary और fictitious values. नहीं ऐड किया जान के, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं बनाना था, सिर्फ एग्जाम्पल देना था. Rule 11. Declaration by the importer or his agent. शाल फर्निश मतलब करना ही पड़ेगा. और डिक्लेरेशन disclosing full and accurate details of imported goods. बराबर. पीओ को और कुछ
डॉक्यूमेंट लगे तो एग्जाम्पल डिक्लेरेशन दिया फिर भी पीओ हैज़ पावर्स टू क्वेश्चन about the truth and accuracy as per Rule 12. Last point. Yes. If wrong declaration is given, comma, then provisions of confiscation / penalty and prosecution shall apply. डन. अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ. Briefly explain the following with reference to customs rules. Goods of same class or kind मतलब और identical goods. Computed value Rule 8. वो तो डिडक्टिव मेथड है. कंप्यूटेड वैल्यू तो अलग मेथड है ना. सामने वाले से उसका डेटा ले गए. कॉस्ट Explain when the cost and services as given in Rule 10 of the customs valuation are to be added to the value of identical goods under Rule 4. रूल 4 में अपन इसका क्या एडजस्टमेंट करेंगे. तो जो भी डिफरेंस आता है, मतलब अगर ए प्रोडक्ट में वो सर्विस लिया गया है, बी प्रोडक्ट में वो सर्विस नहीं लिया गया है, जैसे डिज़ाइनिंग का, तो आपके पास ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी में आप क्या करोगे, वो डिज़ाइनिंग का वैल्यू लेस करके लोगे. तो फैक्टरिंग में यूज़ होएगा. थर्ड हो गया था अपना.
फर्स्ट और सेकंड का आंसर पढ़ो तो फटाफट। डन। डन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसे ही पहले बता दो मुझे कि कब इसको लग सकता है कि प्राइस जो है मैनिपुलेटेड है, सही नहीं है ऐसा। कब ऐसा लग सकता है? रीजंस थोड़ी ना दिए थे, आप ऐसे ही सोच के बोलो आप पी हो, आपको कब लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है? अपन ने बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू सेट करके रखा है, मतलब अपने ये इंसान ने, और असली में जो गुड्स आए उसका क्वांटिटी अलग है और अपन ने जो डिक्लेरेशन दिया उसमें अलग है। स्पेशल एबनॉर्मल डिस्काउंट अपन बता रहे हैं, 1 रुपये में अपन ने 10 करोड़ का माल मंगाया। यस, तो डाउट आएगा आपको? फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर रहे तो किसी का साइन करके अपन ने बोला मुकेश अंबानी का सामान है ये, और गलत चीज़ें सोचो और क्या क्या हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हम डिक्लेयर ही नहीं किए, हो सकता है। यस, कुछ चीज़ें हम डिक्लेयर ही नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका होमवर्क है, लिख के लाओगे आप, चैप्टर में ही लिखोगे, और अगर अभी लिखना है तो अभी लिखो। ठीक है, अभी गुड न्यूज़ है आपके लिए। जो क्वेश्चन नंबर बचे हैं अपने 11, 12, 13, 14, 15, इंस्टीट्यूट ने भी बोला है कि भाई मॉड्यूल रेफर करो। सेम टू सेम, सिमिलर गुड्स का डेफिनेशन, कंप्यूटेड वर्सेस डिडक्टिव मेथड क्या है, आइडेंटिकल क्या है, रूल 10 क्या बोलता है, उसके बाद में रेसिडुअल मेथड क्या है, ये क्वेश्चन है जो हम डिटेल में देख चुके हैं। समझ में आया? आपका होमवर्क है आज का, जैसे नहीं, इसके अलावा सब हट गए। हाँ, इंटरप्रिटेटिव नोट्स जो है वो आपका होमवर्क है, पढ़ के कट कर लेना। उसका डिस्कशन अपन ने पूरा कर लिया, सिर्फ रीडिंग करके थ्योरी है, कट कर देना शांति से बैठ के। एक पार्ट बचा है 4.70 लास्ट, फिर छुट्टी। हम टाइम के अंदर है, हम पढ़ के ख़त्म करेंगे।
सिर्फ रीड करना है हमको ये वाला पार्ट. स्पेशल प्रोविजंस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स ऑफ आर्टिकल्स एंड एक्सेसरीज. Section 19 of Customs Act provides that, except as otherwise provided in any law for the time being in force, where goods consist of a set of articles, duty shall be calculated as follows. सुन रहे हो ना? Articles liable to duty with reference to quantity shall be chargeable to that duty. Articles liable to duty with reference to value, if they are liable to duty at the same rate, be chargeable at the duty to duty at that rate. If they are liable to duty at different rates, अगर जो भी आर्टिकल्स मंगाते हो वैल्यू से रिलेटेड है, वैल्यू से रिलेटेड रेट्स लगाओगे. क्वांटिटी से रिलेटेड है, क्वांटिटी से रिलेटेड रेट्स लगाओगे. आर्टिकल्स नॉट लायबल टू ड्यूटी shall be chargeable to duty at the rate at which articles liable to duty with reference to values are liable under clause B. However, खत्म करना है ना आपको? ठीक है. However, accessories of and spare parts or maintenance and repairing implements for any article which satisfy the conditions specified in the rules made in this behalf shall be chargeable at the same rate of duty as that article. उसके बाद छुट्टर पुट्टर स्पेयर पार्ट्स आ रहा है, कार के साथ स्टेपनी आ रहा है, तो कार का रेट लगेगा. If the importer produces evidence to the satisfaction of PO or the evidence is available regarding the value of any article liable to different rate of duty, such article shall be chargeable to duty separately at the rate applicable. अलग से बता दो तो उस पर अलग से रेट लगेगा. जैसे हमने ये सरफेस मंगवाया, इसके साथ ये पेन मंगवाया, बट हम बता रहे हैं ये दोनों अलग अलग आइटम्स है, तो इसका अलग रेट लगेगा, इसका अलग रेट लगेगा. सिंपल. As per the accessories conditions rules 1963, accessories of and spare parts and maintenance or repairing implements for any articles when imported along with that article shall be chargeable at the same rate of duty as that article. If the PO is satisfied that in the ordinary course of trade such accessories, parts and implements are compulsorily supplied along with the article and no separate charge होगा. समझा? सेम चीज़ है, ऊपर वही बोल रहा है. तो इसी के साथ हमारा वैल्यूएशन फाइनली खत्म.